साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाज शाह में, जबकि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी खुदाबख्श में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। वज़ीर आला सिंध कायम मकाम गवर्नर भी वज़ीर ख़ारजा के हमरा। ईद नमाज के बाद मुल्क कौम की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। बिलावल भुट्टो जरदारी नमाजियों से ईद मिले मुबारकबाद पेश की। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान ने लाहौर की बादशाही मस्जिद में, वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कदूस पसिंजर ने गवर्नर हाउस कोयटा में, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने गवर्नर हाउस पेशावर, जबकि गवर्नर मुश्ताक गनी ने एबटाबाद में नमाजी ईद अदा की। मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गईं। पाकिस्तान मईशत के लिहाज से मुश्किल तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि आवाम को रिलीफ मिले। IMF के साथ PTI के मुआहदे की वजह से मुल्क बुरी सूरत हाल में है। मुल्क की खातिर हमें मुश्किल फैसले करना पड़ रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में नमाज़ ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। आलमी मंडी में तेल सस्ता हुआ है। वज़ीर आज़म जल्द आवाम को खुशखबरी देंगे। 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके तरक्की का सफर भरपूर तरीके से जारी रखेंगे। हमारी तमाम तवज्जो अवामी मफाद की तरफ मरकूज है। तमाम मुश्किलात के बावजूद अवाम की खिदमत के लिए तमाम इक़दाम किए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। पाक फ़ज़ाइया का ईद उल अज़हा के मौके पर फ्लाइट सेफ्टी से मुतालिक आगाही पैगाम। अवाम कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें महफूज तरीके से तर्क करें। कुर्बानी शुदा जानवरों की वाक़यात मखसूस करदा जगहों पर फेंकें या उन्हें जमीन में दबा दें। अपने इर्द गिर्द के माहौल की सफाई को यकीनी बनाएं। अमरीका का यूक्रेन के लिए मजीद $40 करोड़ की फौजी इमदाद भेजने का ऐलान। मकसद डोनबास के इलाके में रूसी जारियत के मुकाबले के लिए यूक्रेन को जदीद हथियार फराहम करना है। इमदाद में 4 जदीद आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम और 1000 आर्टिलरी राउंड शामिल। दौरे श्रीलंका पर मौजूद कौमी टेस्ट स्क्वाड ने कोलंबो में नमाजी ईद अदा की। खिलाड़ियों की मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआएं। ईद भरपूर अंदाज से मनाएं। मुस्तैकीन को भी खुशियों में शामिल करें। कौमी क्रिकेटर्स के ईद के पुरमसरत मौके पर पैगाम। विंबलडन ओपन मेंस सिंगल्स के फातेह का फैसला आज हो जाएगा। फाइनल में दफाई चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और ऑस्ट्रेलिया के निक क्यूरियोस मद्दे मुकाबल होंगे। मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और 21 मराहल पर मुश्तमिल टूर डी फ्रांस साइकिल रेस बेल्जियम के वोवेट वेन एट की दूसरी कामयाबी। 8वां मरहला अपने नाम कर लिया। वेन एट ने 186.3 किलोमीटर का मुकर्ररा फासला 4 घंटे 13 मिनट और 6 सेकंड्स में तय किया। सिपाही चैंपियन तादेज पोगाचर मजमूई बर्तरी में मजीद इजाफा करने में भी कामयाब। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं हूं सलमा खौसर। मेरी तरफ से पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज की पूरी टीम की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए। अपनों की खुशियों में है तो इस खास दिन अपनों के साथ बड़ी ईद का असल मजा बांटो। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम।
آپ سب کو PTV نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ میں ہوں آپ کی میزبان فاطمہ نازش اور امید کرتی ہوں کہ آپ کی یہ عید انتہائی خوش و خرم گزر رہی ہوگی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ عید سنت ابراہیمی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ یہ وہ یاد ہے کہ جب رب کریم نے اپنے پیغمبر کی قربانی کو قبول و مقبول فرمایا اور ان سے کہا کہ تو اپنے فرزند کی قربانی دے، اور انہوں نے لبیک کہا۔ اس قربانی کو اتنی قبولیت حاصل ہوئی کہ رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ سنت ابراہیمی کی پیروی کریں اور جانوروں کو قربان کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ رب کریم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے تمہارا خلوص اور تمہارا وہ جذبہ پہنچتا ہے، مجھے تمہارے جانور کا خون اور کھال نہیں پہنچتی۔ تو بے شک یہ وہی جذبہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا، اور یہ وہی جذبہ ہے جسے ہم آج ان کی سنت کی یاد میں تازہ کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کا فلسفہ تعبیر ہے قربانی سے ایثار کے ساتھ۔ تو ہم سب کو یہی چاہیے کہ جب ہم اس عید کو منا رہے ہوں تو ہم اس فلسفے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایثار کا جذبہ اپنائے رکھیں۔ آج کا پروگرام ہم شروع کریں گے، اور جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ اسٹوڈیو، ہمارا PTV اور یہاں آنے والے تمام مہمان آپ لوگوں کے لیے آتے ہیں اور آپ لوگوں کی عید کو خاص بناتے ہیں۔ تو آج ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت مہمان یہاں موجود ہیں جن کا تعلق ڈفرینٹ سیگمنٹس آف لائف سے ہے، مختلف شعبہ زندگی سے یہ تعلق رکھتے ہیں۔ کوشش یہی کی ہے کہ آپ کو ہم ایسے لوگوں سے ملوائیں جو کہ ایک رول ماڈل بھی ہیں۔ KP جیسی اور پشاور جیسے اسپیشلی جگہ پر رہتے ہوئے انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ میرے بالکل جو رائٹ سائڈ پر موجود ہیں ارم سحر، السلام علیکم ارم۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جلوت ہما، جو کہ ایک سوشل ورکر ہیں۔ جلوت اسٹریٹ چلڈرنس کو رنگوں سے روشناس کرواتی ہیں۔ یہ کام جلوت کیسے کرتی ہیں یہ تو ہم ان سے ہی پوچھیں گے۔ تو اس طرف کے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے لیفٹ سائڈ پر موجود ہے نتاشا سومن، السلام علیکم۔ نتاشا ایڈوکیٹ پشاور ہائی کورٹ ہیں، ان کے بالکل ساتھ ہیں ایک بہت ہی جانی مانے سنگر ستارہ یونس، جو کہ خیبر پختونخوا میں اپنی آواز کی وجہ سے، اگر ہم یہ کہیں کہ ایک ترنم ہے ان کی آواز میں جس نے KP کے لوگوں کو اپنے شہر میں مبتلا کیا ہوا ہے، تو بے جانا ہوگا۔ تو اپنے آج کے مہمانوں کے ساتھ چٹ چیٹ کریں گے، ان سے پوچھیں گے ان کے پروفیشنز کے حوالے سے کتنے چیلنجنگ ہے یہ جاب بینگ اے فیمیل، اور ساتھ ساتھ ہم ان سے یہ ضرور پوچھیں گے کہ اپنی عید کی خوشیوں کو وہ کیسے دوبالا کرتی ہیں، چونکہ یہ عید الاضحیٰ ہے، بڑی عید ہے، نمکین عید ہے، چٹپٹے کھانوں کی عید کہا جاتا ہے اسے۔ تو اپنی عید کو یہ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ ساری باتیں ہم اپنے آج کے ان گیسٹ سے پوچھیں گے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں ہم ہماری جو بہت ہی شوبز خیبر پختونخوا کے اگر ہم کہیں تو ایک بہت بڑا نام ہے، ارم سحر، ان کی طرف السلام علیکم ارم۔ السلام علیکم۔ عید کی خوشیاں بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ، آپ کو بھی بہت مبارک، تمام PTV کی ٹیم کو بہت مبارک۔ ارم یہ بتائیے گا عید کا دن کیسے گزرتا ہے آپ کا، یہ سفر جو ہے اس کے حوالے سے تو ہم پوچھیں گے، لیکن چونکہ آج عید ہے اور ہمارے دیکھنے والے بڑے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ پوچھیں کہ جو ہماری سیلیبریٹیز ہوتی ہیں وہ عید کیسے گزارتی ہیں، تو کیسے گزرتی ہے عید؟ ہماری عید جو ہے بچپن میں تو بہت اچھی تھی، اور ابھی صرف کوکنگ میں ہوتی ہے۔ گیسٹ آتے ہیں، گیسٹ جاتے ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ بنانا پڑتا ہے، کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو عام لڑکیاں کرتی ہیں، عام عورتیں کرتی ہیں۔ کھانا میں بہت اچھا بناتی ہوں، اور میرے ہاتھ میں ذائقہ بہت اچھا ہے۔ اچھا، ویری نائس۔ تو یہ بتائیں کہ کوئی ہوتی ہے نا کہ سگنیچر ڈش، یہ عید پہ میری سگنیچر ڈش ہے، تو کون سی ڈش آپ کی سگنیچر ڈش ہوتی ہے؟ دم پخ میں بہت اچھا بناتی ہوں، اور جتنے بھی فیملی کے لوگ بنا رہے ہیں اس کا وہ ذائقہ نہیں ہوتا جو جب میں بناتی ہوں، تو تب بھائی بھابھی سب مزے سے۔ یہ دعویٰ ویسے آپ کر رہی ہیں یا جو کھانے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں؟ نہیں، کھانے والے کہتے ہیں، میں خود نہیں کہتی، میں کہتی ہوں ٹھیک بنا ہے، بار بار میں پوچھ رہی ہوتی ہوں، میں یہ ہے کہ سب تعریف کر لیتے ہیں، پھر میں کہتی ہوں ہاں ٹھیک ہے، کامیاب ہو گئی میں۔ زبردست۔ ہاں، یہ ہے کہ کوکنگ میں بہت کم کرتی ہوں، جب کرتی ہوں دل سے کرتی ہوں، اور عید کے دن تو اسپیشلی کرنی پڑتی ہے۔ کھانا جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ دل سے بنے تو زیادہ اچھا بنتا ہے؟ دل سے بنے زیادہ اچھا ہے، اور پھر دل سے کھایا جائے تو تب بھی بہت اچھا ہے۔ ویری نائس، زبردست۔ جلوت ہما سے پوچھیں گے کہ ان کی عید کا دن کیسے گزرتا ہے، اور
ये सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं। हमें इरम ने तो कहा कि वो दम पुख्त बहुत अच्छा बनाती हैं, जो कि खैबर पख्तूनख्वा की बहुत ही ट्रेडिशनल डिश है। ऑल्दो कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान से तो या फिर सानू की जहाँ पीजिए हमने तो खाना ही है। जी हुमा, बताइएगा आपकी ईद कैसे गुजरती है, क्या बनता है किचन में, खाती हैं, बनाती हैं, क्या चलता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से आपको, तमाम देखने वाले को, PTV न्यूज़ की तमाम टीम को बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद पहले जैसे सबकी तरह होती थी, नॉर्मल सी, जैसे फैमिली मेंबर्स होते थे और आपस में मिलजुल के जो गैदरिंग होती थी। बट अभी 2 ईयर से मेरा थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि मेरे स्ट्रीट किड्स हैं तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब हम उनके साथ मिलके पूरी फैमिली उनके साथ ईद मनाते हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने कहा कि ये स्ट्रीट चिल्ड्रंस की जिंदगी में रंग भर रही हैं या उन्हें रंगों से रोशनास करा रही हैं। तो हुमा बताइएगा क्या है ये, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा जो जरूर इंटरेस्टेड होंगे ये। मैं चूँकि ऐसे कहूँगी ये पैदाइशी आर्टिस्ट थी, बट फैमिलीज में ऑब्वियसली कुछ इश्यूज ऐसे हो गए। मेरे फादर की बहुत रिसेंटली डेथ हो गई थी, तो मैं उस साइड पे नहीं जा सकी, बट अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे चल रही होती थी। तो मैं जॉब में चली गई थी, बट मुझे जैसे जैसे मौका मिलता था लीव विदाउट पे लेके और इस तरह डिफरेंट तरीकों से, मतलब मैं अपना टाइम मैनेज करके उसको प्रोफेशनली सीखती गई। और मैं एयरलाइन में थी, बट वो मेरी मजबूरी थी। और जब वो जिम्मेदारियां वगैरह पूरी हो गई तो तब मेरा एक मिशन था कि मैंने आर्ट पे काम करना है। और इसको मैंने जैसे स्पेशली पेशावर में KP पे, आप वहाँ अगर देखा जाए यहाँ पे तो बहुत कम इस पे काम होता है, तो मैंने यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना था, स्पेशली स्ट्रीट किड्स और फीमेल जो नहीं अफोर्ड कर सकती। क्योंकि जो मेरा इदारा है वहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ पेंटिंग या स्केच या कैलीग्राफी करो, वहाँ पे ब्यूटिशियन और फैशन डिजाइनिंग के कोर्सेज भी हैं। जो मेरे आर्ट को क्या सिखाती हैं आप? इनको हमने बेसिक्स से स्टार्ट करवाया था। जैसे उनको पहली दफा स्ट्रीट किड्स से, और वो जैसे जैसे फर्स्ट मुझे कभी भी उनका नहीं भूलता, क्योंकि अब माशाल्लाह वो इस लेवल पे आ गए, काफी हमारे इंटरव्यू चैनल्स के साथ होते। तो वो फर्स्ट जो उनका एक इनिशियल स्टेज था कि उनके जो हुली होते थे और वो जो उनकी कचरे वगैरह की बोरियां साथ लेके आते थे, तो वहाँ पे हमने एक इब्तिदा की। मुझे सबने कहा कि आप पेशावर में ये काम नहीं करो, एक यहाँ पे आर्ट का वैसे ही स्कोप नहीं है, कोई इतना मतलब यहाँ पे इस चीज को वो नहीं करता, अप्रिशिएट नहीं करता, और फिर आप स्ट्रीट किड्स पे ये काम उनको सिखा रही हो। तो मेरा मोटो था कि जो माशाल्लाह यही मेरा हिट हुआ है कि लिख नहीं सकते बना तो सकते हो। वेरी नाइस। तो उसी से हमने इनिशिएटिव लिया कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया हमें बताने के लिए, हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए। हमारे साथ हमारे जो मजीद 2 गेस्ट हैं इंतजार कर रहे हैं, हम आपको मजीद इंतजार नहीं करवाएंगे। नताशा, ये बताइएगा पहले तो कि ईद का दिन कैसे गुजरता है, उसके बाद हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ से आएंगे। सबसे पहले तो जितने भी देखने वाले हैं उन सबको ईद मुबारक। और मेरे वो दोस्त जो पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मेरे जो बैचमेट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, दे आर इन फॉरेन, वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको भी ईद मुबारक। तो पहले तो ये कि जो ईद का दिन होता है मेरे लिए तो बहुत ही स्पेशल होता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर पेशावर में होती हूँ, तो मेरी प्रैक्टिस पेशावर में है। तो ईद के लिए मैं स्पेशली अपने गांव जाती हूँ, विच इज़ बनू। ओके। तो मैं जब जाती हूँ तो मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात होती है वो यही होती है कि मुझे अपने पेरेंट्स से मिलना है, अपनी फैमिली से मिलना है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड होती हूँ, कुछ करूँ या ना करूँ, बस ये चीज़ मेरे लिए बड़ी पकाने वाले से किससे कभी भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। चले भाई, ये तो देख लें आप, तैयार मिलता है। मतलब सुबह उठती हूँ तो पूछने वाले होते हैं भाई नाश्ते में पराठा बना दे, हालांकि पराठा मैं यहाँ भी खाती हूँ, वो तैयार मिलते हैं तो वो ले आती हूँ, बना लेती हूँ। बट वहाँ जब उठती हूँ पराठे बना ले, मैं कहती हूँ बना के अम्मा के हाथ का पराठा, ओह माय गॉड, इट्स टोटली लव। तो ये चीजें होती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो ईद हो या ना हो, मैं जब भी घर जाती हूँ मेरे लिए वो हर वो दिन ईद ही होती है। हम सितारा की तरफ जाएंगे। सितारा, ये बताइएगा कि ईद विशेष के हवाले से क्या होता है सिलसिला, अपने फ्रेंड्स को, आगे पीछे जो दोस्त अहबाब हैं, जानने वाले हैं, मिलना मिलाना ईद के दिन क्या होता है? अच्छा, टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है ना, मुझे नहीं पता बात बोलनी चाहिए नहीं, अब आप चाहे मिलते हैं या नहीं, एक टेक्स्ट कर दें आप और आपने विश कर दिया है और आपकी ड्यूटी लाइक खत्म हो गई है ना। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो आमने सामने मिल के दोस्त अहबाब से, रिश्तेदारों से जो आप मिल के विश कर सकते हैं,
वो जो गपशप होती है ईद के हवाले से वो भी बहुत पीछे रह गई है, उसको आगे आना चाहिए। आपने टेक्नोलॉजी की बात की सितारा, आप बेसिकली एक सिंगर हैं, ये बताइए कि जो गिफ्ट का सिलसिला होता है उसमें कोई कभी ये तो नहीं कहता कि एक अच्छा सा गाना जो है वो ऑडियो नोट पे भेज दो? होता है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल सिंगर मैं ऐसा करती नहीं हूँ। अच्छा, वैसे ये बड़ी होशियार है, ऐसा करती नहीं, इसको पता है कि इनके गाने की वर्क क्या है, तो वॉइस नोट पे ये कभी भी अपना गाना नहीं भेजती हैं। इरम, ये बताइएगा कि ईद का दिन तो आपने बता दिया आप दम पुख्त बड़ा मजे का बनाती हैं, ये बताइए कि एक्टिंग कितने मजे मजे की आगाज तो आपने कहा कि बहुत पहले हो गया था, लेकिन एक जर्नी जो होती है, इतने अरसे तक उसको सस्टेन करना, एक प्रोफेशन में रहना मुश्किल है, और फिर स्पेशली केपी में हम जब बात करते हैं फीमेल्स ज्यादा आती नहीं है इस फील्ड की तरफ। मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, बहुत सारी चीजों को फेस किया, और अल्लाह ने वो कहते हैं आपका ईमान अगर अल्लाह पे यकीन आपका पुख्ता है ना, तो कामयाबी आपसे दूर नहीं, कामयाबी आपको मिलकर ही रहती है। आप स्ट्रगल करें और अल्लाह पे भरोसा रखें, क्योंकि आस पास के लोग तो आपको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी थे मेरी लाइफ में कि पाँव मारने वाले काम करते थे, यानी कि कुछ जानबूझ के काम ना देना, कभी क्या कभी क्या। तो वो सब चीजों को फेस करते करते कैसे ओवरकम किया ये सब कुछ, कैसे लाइक एक होता है ना कि अच्छा कुछ लोग तो स्टेप बैक कर जाते हैं, तो क्या सोचा कि नहीं बस करना है? नहीं, डट गई थी मैं, जिद पे आ गई, अब तो कुछ बन के ही दिखाना है, क्योंकि लोगों ने तो बोलना ही बोलना है, इस बोलने को ना सुनो, कानों पे हाथ रखो और अपना स्ट्रगल करो। तो हो गया। आई डोंट नो, मैं तो अभी भी बहुत छोटी आर्टिस्ट हूँ, अभी अल्लाह ने इतना बड़ा नहीं बनाया, क्योंकि ये आर्ट ऐसी चीज है कि ये समंदर है, आप जितना सीखते हैं आपको नॉलेज में इजाफा होता है। और मुझे तो लगता है कि जैसे मेरे बाल भी अगर सफेद हो गए तो तब भी मैं स्टूडेंट ही रहूंगी। वैसे कहा यही जाता है कि सीखने का अमल कभी खत्म नहीं होता, चाहे वो माँ की गोद से गोद तक हो, वो सिलसिला जारी रहता है। तो हम अप्रिशिएट करेंगे आपकी एफर्ट्स को। एक मरतबा फिर से चलेंगे हम, हमारी जो गेस्ट हैं हुमा। हुमा, आपने बताया कि आपने सोचा था कि बाकी घर वालों के लिए, अपने लिए जो करना था कर लिया, अब थोड़ा सोसाइटी को डिलीवर करना है। तो ये बताइए कितनी आसानियां हैं इस काम में, कितनी मुश्किलात हैं इस काम में? मुश्किलात ऐसे अगर आप कहीं और रहो तो मेरा ख्याल में इतना नहीं है जितना आपको पेशावर में फेस करनी होती है, क्योंकि मैं चूंकि फ्लाइंग क्रू थी, ऑब्वियसली मैं सारी दुनिया घूमी हूँ। मैंने हर जगह पे जाके सबसे पहले होटल से, रिसेप्शन से ये पूछा है कि नजदीक आर्ट गैलरी कौन सी है, और मैंने बड़ा डीपली ऑब्जर्व किया। मैं कभी भी शॉपिंग के पीछे और इस तरह मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। मैंने ऑब्जर्वेशन की कि आर्ट में क्या हो रहा है, दुनिया क्या कर रही है। अब जी मैं हूँ पेशावर में, मैं तो ये कहूँगी पठान होना खुद सबसे बड़ा चैलेंज है। आप अगर पठान हो तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। अच्छा, फिर जी मीडिया में आना। अब भाई आप सबसे पहले तो आप जो कोई कुछ करना चाह रहा है, आप उनको मौका तो दो कि वो इतना एक पोटेंशियल है उनके अंदर, वो कुछ साबित करना चाह रहे हैं खुद को, दूसरों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, और हमारी खवातीन को अगर मौका मिलता है तो वो साबित करके दिखाती हैं कि शी कैन डू एवरीथिंग। अच्छा जी, फिर ये हुआ कि मतलब ढेर सारे मसले सेम लाइक इरम के क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। फिर आपने जो भी करना है आप अपने घर में रह के करो। मीडिया में क्या मतलब, आप जाओगे हम तो पठान हैं, मेरे तो दोस्त हैं, मेरे वो हैं। तो ये चीजें मैंने बहुत फेस की और मैंने इसके लिए खुद को बहुत बदला। मतलब मैं एक मॉस्को और लंदन अमेरिका फिरने वाली हुआ करती थी और मैंने खुद को इतना चेंज किया कि मैंने कहा भाई मेरा काम है, मेरे काम को जारी रखना है। भले मैं दुपट्टों में बैठूं, अबायों में बैठूं, आपको जिस तरह अच्छा लगता है मैं वैसे ही बन जाती हूँ। लेकिन ये है कि मेरा एक मिशन है मेरी जिंदगी का, जिसको मैंने लेके चलना है। तो अगर आप, लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि स्टार्ट में मुझे काफी सारे मसाइल हुए। अभी तक मोर देन मतलब 80-85 हम इंटरव्यू चैनल्स के साथ कर चुके हैं और स्टिल अभी सिलसिला जारी है। लेकिन मैंने खुद को सबसे पहले चेंज किया इसके लिए कि कोई बात ना बने। अब ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। बिल्कुल कुर्बानी देनी पड़ती है, और वो यही कहते हैं ना कि अगर आपको सोसाइटी में चेंज लाना है तो उससे पहले आपको अपनी जात के अंदर तब्दीलियां लानी होगी, तभी आप किसी पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं। हम एक मरतबा फिर से जाएंगे हमारी जो एडवोकेट हाई कोर्ट है नताशा सुमन, उनकी तरफ, और उनसे पूछेंगे कि उनकी जर्नी कैसी थी। हमारी इन दोनों फीमेल्स को तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन इस प्रोफेशन में ये एक और टफ प्रोफेशन है। तो नताशा ये बताइएगा
کہ इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हम देखते हैं फीमेल लॉयर्स जो हैं उनकी तादाद के हवाले से अगर आप हमें बताएं कि कितनी है, क्योंकि जहां तक हमें लगता है कम ही है, तो क्या वजह है? इस प्रोफेशन के चैलेंजेस क्या हैं? क्यों नई बच्चियां आती हैं इस प्रोफेशन की तरफ? क्या कोई कंफर्ट जोन मुतासिर होता है या वो उसमें रहना चाहती हैं? क्या मुश्किलात हैं? देखिए, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो मैं कहूँगी, और हर जगह पर मैं यही बात करती हूँ। पहले तो ये कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपका जो जेंडर होता है उसकी स्पेसिफिकेशन ख़त्म हो जाती है। ना आप फीमेल रहती हैं ना आप मेल रहती हैं। आप अगर किसी फीमेल लॉयर को दिखेंगी तो उनका बात करने का अंदाज, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बात करने का अंदाज अलग होगा, और जो नॉर्मल फीमेल होंगी उनकी बात करने का अंदाज अलग होता है। ये बहुत नॉर्मल सी बात होती है। तो नताशा बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, तो आपको नहीं लगता कि फिर वो इक्वालिटी आ जाती है? नहीं, वो हमारे प्रोफेशन में आ जाती है। वही मैं बात कर रही हूँ कि आपका जो वे ऑफ टॉक होता है, जो आपका वे ऑफ लाइफ होता है, जिस तरह आप जिंदगी गुजारते हैं, वो टोटली आपका चेंज हो जाता है, विच इज़ अ गुड थिंग। मैं ये समझती हूँ। आप में एक ठहराव आता है, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आपको पुलिस के सामने बड़े कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं, आपको आपके राइट्स का पता होते हैं। बट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि मोस्टली फैमिलीज जो होती हैं वहाँ से, स्पेसिफिकली केपी के वहाँ से फीमेल को जो है इस फील्ड में नहीं भेजा जाता। वाई? क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी कुछ टाइम पहले मैं ये डिस्कस कर रही थी कि दो ही प्रोफेशन को सबसे बेस्ट समझा जाता है फीमेल के लिए, या तो मेडिकल फील्ड या टीचिंग साइड। अगर मेडिकल में ना हो तो प्रोफेसर या कुछ और बन जाए, बट वाई नॉट अदर फील्ड? अब मेरा जो प्रोफेशन है, मैं हर जगह पे ये बात करती हूँ कि लॉ एक ऐसा फील्ड है जो जब मैं लॉ कर रही थी तब हमें हमारे टीचर ने इस्लामाबाद में कहा था कि यू पीपल आर द मोस्ट लकीएस्ट पीपल कि आप लोगों को इस बैच में एडमिशन मिल गया। अ डे विल कम एंड लॉ विल बी द मोस्ट टफेस्ट फील्ड जिसमें एडमिशन लेना बहुत मुश्किल होगा। आज अगर आप चेक करें तो लॉ में कितनी चेंजेस आई हैं, कितना इन्होंने लॉ को जो कोर्स था, जो एग्जाम थे, जो एडमिशन है, कितना उन्होंने टफ कर दिया। अब मैं ये बात करती हूँ कि जो कमिंग टाइम है, जो कमिंग 5 to 10 years है, उसमें लॉ की जो अहमियत होगी ना वो ऐसे होगी जैसे कि सेम लाइक मेडिकल की अगर आप कंडीशन देखें तो वो दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं। तो द थिंग इज मेरिट बहुत बढ़ जाएगा, मेरिट बढ़ जाएगा। दूसरा, जो सीट अभी लॉ कॉलेजेस के जो सीट्स हैं वो इन्होंने 30 लिमिट्स रख दी हैं। पहले तो मेरे ख्याल से 100 थी, अभी 30 कर दी है। जो फीस थे वो भी बहुत एक्सपेंसिव हो गए। मैं इस्लामाबाद में थी तो वहाँ पे तो मेरी फीस ज़्यादा थी, बट जब मैं यहाँ आई तो मुझे मजाक लग रहा था जब मैंने फीस का सुना। अब यहाँ के फीस भी बड़े हाई रेट पे हो गए उनके। नाउ द थिंग इज कि ये फील्ड अच्छा है। अब हमारी फैमिलीज की प्रॉब्लम यहाँ पे है कि वो अपनी बच्चियों को इस फील्ड में क्यों नहीं लेके आने देते। उनको इसलिए इजाज़त नहीं मिलती कि वो लोग ये बात करते हैं कि भाई यहाँ पे तो मेल ज़्यादा है। हाँ, ये चीज़ है कि पहले जब मैं आ रही थी तो फीमेल कम थी, अब फीमेल की तादाद पहले से बेहतर हो गई है। हमारी गेस्ट जो है बड़ी प्यारी सी सितारा यूनिस बड़े ही तहम्मुल के साथ सारी गुफ्तगू सुन रही हैं। सितारा, इनकी बात हो मुझे सितारा अच्छा लग रहा है। ये बताइएगा कि एक तो बड़ा हम सबको पता है कि खुशी का मौका जब भी आता है उसमें अगर म्यूजिक ना हो, म्यूजिक का तड़का ना हो तो वो तो खुशी ऐसी चली जाती है। तो ये बताइए कि जब खुशी का मौका होता है, ईद का मौका होता है, तो आप क्या करती हैं जनाब? गाने वाने गाती हैं अपने आसपास? आपने ये तो कह के मुझे जो है ना बिल्कुल वो कर दिया कि भाई मैं वॉइस नोट तो नहीं भेजती, लेकिन हम वैसे तो आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको हमें कुछ अच्छा गुनगुना के सुनाना होगा। मैडम नूरजहां का एक सॉन्ग है, मैं जरूर गजल है एक्चुअली। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे। जी सितारा, आपके साथ तो गपशप और बाकी तमाम मेहमानों के साथ लगती रहेगी, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। साथ रहिएगा हमारे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बहुत ही जबरदस्त किस्म की गपशप चल रही थी हमारे आज के गेस्ट के साथ हमारी, जिसमें हम आपको भी एक मरतबा फिर से शरीक करेंगे, क्योंकि आज ईद का दिन है, खुशियों का दिन है। तो हमारे गेस्ट अपनी इन खुशियों को कैसे दोबारा करते हैं, मिलने मिलाने का सिलसिला क्या होता है, और वैसे भी अब तो वो एज आ चुकी है कि
ईदी जो है वो मिलती कोई नहीं है, जेबें हल्की करनी पड़ती है। तो इनसे पूछेंगे कि कितनी कितनी ईदियां दे देते हैं ये लोग। जी इरम बताइएगा क्या सिलसिला होता है भाई? अभी भी कोई है जो कि ईदी दे, या सारे ये कहते हैं भाई कमाती हो खुद ही से तुम अब ईदी दो? बहुत ज्यादा ईदी देनी पड़ती है, और जब ईद गुजरती है तो फिर मेरी सारी जेबें खाली होती है, क्योंकि माशाल्लाह हमारे घर के बच्चे लेकिन ये खुशी वाला ये कहते हैं ना, एक खुशी के आंसू होते हैं। हाँ, मैं कहती हूँ एक तो के अकाउंट खाली हुआ है कोई मसला नहीं, बच्चे तो खुश हो रहे हैं, बच्चे खुश हो रहे हैं भाई, बड़ा दिल है। और यही मौके होते हैं ये खर्चा करने के, और तो कोई होते ही नहीं है। बहुत लोग ये भी कह के हुमा डाल देते हैं कि भाई ईदी शीदी कोई नहीं, ये तो गोश्त वाली। मेरे भाई बड़े कंजूस है, वो ईदी नहीं देते, नहीं देते। हाँ, बड़े कंजूस है। आप तो देती हैं, ये भी बड़ी बात है भाई। अब हम आप बताएं भाई, मैंने जैसे कहा कि लोग कहते हैं भाई ये तो टिक्के कबाब खाओ, ये तो इतना खर्चा हो मेरा तो इस दफा चूंकि थोड़ा सा मैंने बताया ना थोड़ा चेंजिंग हुई है, तो अब तो माशाल्लाह ढेर सारे मेरे बच्चे हैं, और वो जो स्पेशल किड्स हैं हमारे, उन सबको देना होता है। अरे वेरी नाइस। उनको जैसे हमने रमजान पैकेजेस उनके देना, उसके अब जैसे जो नहीं ऑब्वियसली वो तो नहीं अफोर्ड कर सकते कुर्बानी वगैरह, तो उनके लिए हमने एक स्पेशल उनके लिए सारा सिस्टम किया हुआ है कि वो भी अपने स्टाइल से बारबेक्यू करे। तो वो हमने उसमें सारा मर्ज कर दिया हुआ उनके लिए, तो वो टोटली एक डिफरेंट हो गया सारा कुछ। वो कहते हैं ना कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के, तो यू आर वन ऑफ देम। वेरी नाइस, थैंक यू जी। चलते हैं नताशा की तरफ और सितारा की तरफ। नताशा आप बताएं भाई, एडवोकेट हाई कोर्ट की कितनी जेबें डीली करती हैं ईद पे? मैं अपनी फैमिली में आई एम द सेकेंड लास्ट वन, भाई बहनों में तो बड़े हैं मुझसे, वही मुझे ईद देते हैं, बड़ा मजा आता है उनसे लेने का। इस स्टेज पे भी फादर भी देते हैं, बट ये है कि जब मैं अब जब मैं घर गई ईद से, जब मैं ईद के लिए जा रही थी घर, तो मैंने अपनी मदर के लिए भी कपड़े शपड़े खरीद लिए। मैं बड़ा खर्चा कर लेती हूँ। छोटी मुझसे जो एक मेरी बहन है, उनके लिए भी कपड़े वगैरह, आंटी के लिए, फादर के लिए, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लेती हूँ। ईद उनसे जो है ना, ईद के दिन बड़े हद से लेती हूँ मैं। कभी भी देती नहीं आप? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं देती, मैं लेती हूँ। आपके तो मौजे हैं भाई, खाना आप नहीं बनाती, ईदी आप नहीं देती, क्या बात है आपकी। जी सितारा, ये बताइएगा कि खवातीन को हर ईद पे कोई भी खुशी का त्यौहार हो, सज धजने का बड़ा शौक होता है कि भाई ये पहनना है, ये करना है, ऐसे तैयारियां करनी है, तो कितनी तैयारियां होती हैं? तैयारियां तो बहुत होती हैं, लेकिन किचन में दिन गुजर जाता है। मतलब आप वो फुल टाइम वो जो हाउस वाइफ होती हैं ईद उल अज़हा वाले दिन, इसी तरह है, छुरी और पतीले हाथ में, और बस वो सारा कुछ चल रहा है। वो जैसे ही हम प्लान करते हैं कि आउटिंग के लिए कहीं जा रहे हैं, तो फिर वही चीजें हम यूटिलाइज कर लेते हैं, उसके अलावा वो पड़ी रहती है। अच्छा, तो मतलब कोई ये नहीं शौक नहीं है कि भाई ईद के दिन सुबह सुबह उठें और तैयार हो जाएं? और नहीं, जब आपने किचन में जाना है तो कैसी तैयारी। अच्छा, तो ये देखें, ये खातून जो है ना, मतलब इन्होंने किचन के कामों को इतना सर्वे सवार किया हुआ है कि इनको है कि अगर किचन में जाएंगे तो तैयार होने की कोई लोड़ नहीं है। ठीक है जनाब, बहुत जिम्मेदारी होती है। हाँ, ओके। लेकिन मुझे लगता है कि जो एंटरटेनमेंट की दुनिया के लोग होते हैं वो बड़ा सजने धजने में इंटरेस्टेड होते हैं। क्या तैयारियां होती हैं ईद वाले दिन? वही सितारा वाली बात ना कि हम जो है, मैं जितने पुराने कपड़ों में हूँ मैं खुश होती हूँ, क्योंकि काम बहुत ज्यादा होते हैं, सफाइयाँ करनी होती हैं, और मुझे किसी के हाथ की सफाई पसंद नहीं, ना मुझे किसी के हाथ का कोई काम पसंद नहीं जब तक मैं खुद ना कर दूँ। तो इसलिए तैयार होने का तो नहीं कोई सवाल पैदा होता। हाँ, अगर मैं नानी या मामू लोगों के घर जाऊँ तो फिर मैं तैयार हो जाती हूँ, अदरवाइज घर पे सिंपल से कपड़े होते हैं, नए कपड़े होते हैं मगर बहुत ही सिंपल, और कोई खास इतनी तैयारी नहीं होती। हाँ, हमारी जो देखने वाली खवातीन है, अब वो बताएंगी कि वो कितना इख्तिलाफ है। तो मैं बहुत शौक से ले लेती हूँ, खरीद लेती हूँ कि ये मेरे ईद के कपड़े हैं, मगर वो ईद के कपड़े जो है ना वो फिर ईद के बाद ही मैं पहनती हूँ। अच्छा, हाँ, जब ईद गुजर जाए। हुमा से भी पूछेंगे, हुमा इनके तो और उनके तो कुछ वक्री ईद की तैयारी निकली, आप बताएं आपकी ईद की तैयारी कैसे? मैं शुरू से बहुत सिंपल रहने की मेरी आदत है, बहुत ज्यादा मेकअप ज्वेलरी मैं चीजों से हमेशा से जरा भागती रही हूँ। लेकिन ये है कि ईद आप बचपन में ही मनाते हो, वही आपकी ईदें होती है। जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो फिर आपको दरअसल में थोड़ा मेच्योर जब होते हो फिर वो उतना आप नहीं करते उसके लिए तमाम सिंपल से ज्यादा कपड़े पहन लिए। बट ये है कि बारबेक्यू मैं बनाती हूँ, लेकिन मैं ऐसी किचन लवर नहीं हूँ, मैं बहुत कम जाती हूँ। आपको शौक नहीं है? नहीं, मैं आर्टिस्ट हूँ ना, मैं कहती हूँ मुझे ना छेड़ो, मेरे रंग ही मेरी दुनिया है, तो मुझे इसमें आबाद रहने दो।
देखिए बदल रही हैं खवातीन। मुझे लोग कहते हैं ना कि खवातीन को बस मेकअप और कपड़े, लेकिन नहीं भाई, जमाना बदल रहा है। लेकिन एक चीज है फातिमा के, मुझे बेकिंग बहुत पसंद है। मैं पिज्जा वगैरह और केक शेक बड़े अच्छे बेक कर लेती हूँ, बट मैं ऐसे किचन और ये चमचों वाले खाने नहीं बनते, चमचों वाले, और मैं खाती भी नहीं हूँ। मैं इस्तेमाल कर दिया उन्होंने, बॉयल फूड होता है तो बड़ा इजी है मेरे लिए। हाँ, मेरी जिंदगी आसान है, जिंदगी आसान है आपकी। हमारी जो एडवोकेट हाई कोर्ट हैं नताशा सुमन, इनकी जिंदगी कितनी आसान है। मुझे लगता है इनकी जिंदगी तो इतनी आसान है कि ये तैयार ईद पर हो सकती होंगी। बताएं कितना अच्छा तैयार होती हैं। तैयार खाती हूँ, यहाँ पे भी तैयार खाती हूँ, घर में भी तैयार खाती हूँ। नताशा, हमारी जितनी भी खवातीन यहाँ बैठी हुई हैं, सबने इनकार ही कर दिया कि ईद पे तैयार ही नहीं होते। नहीं, मैं घर में जब मैं होती हूँ तो जाहिर सी बात है मैं तैयार होती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ करना नहीं होता ना, इसीलिए मैं तैयार होती हूँ। बाकी ये है कि मदर वगैरह लगी होती हैं गोश्त, और फादर मेरे लगे होते हैं, तो वो लोग लगे होते हैं। मैं बचपन से ये गोश्त और इन चीजों में हाथ नहीं मारती। अच्छा। ना ही मुझे इतनी आदत है इन चीजों की। हाँ, जब मैं बहुत छोटी थी तो ये काम होता था कि इसके घर लेके जाओ, उसके, तो वो कपड़े पहन के लेके जाना बड़ा मजा आता था ना, वो चीजें होती थी। अब तो वो भी नहीं करते। अब कभी कभार मदर कह देती है तुम तैयार हो जाओ, नहीं इसके घर लेके जाओ, चाचू के घर लेके जाओ, फिर मैं कहती हूँ गर्मी है गर्मी। ईद जब गर्मियों के बाद होगी ना, ये बड़ी ईद, तब इंशाल्लाह मैं सबके घर लेके जाऊंगी। उसके बाद बड़ी जो है वो वापस कर दी जाएंगे हम लोग। आपने अभी एक पॉइंट बताया कि फादर जो हैं वो भी लगे रहते हैं, तो जी ईद उल अजहा पे हम स्पेशली देखते हैं हमारे जो घर के मर्द हजरात होते हैं वो बड़े एक्टिव हो जाते हैं। जी। तो ये बताइए आप लोग के घरों में क्या सीन होता है? अब्बा कहते हैं, भाई कहते हैं कि भाई बारबेक्यू तो हमने बनाना है। ये खैर मैं बनू से बिलोंग करती हूँ, तो ये एक बड़ी नई चीज होगी मैं यहाँ वो करूँ। एक गोश्त से एक डिश बनती है हमारी, मतलब ऐसे होते कि गोश्त होता है वो जो उसको हम लोग बोलते हैं वो लम जो बोलते हैं, उसमें हम लोग बनाते हैं उसको। तो मदर लगी होती है, वो एक लाट टाइप सब कुछ नाम है उसका, मुझे नाम का नहीं इतना वो, तो मम्मी बनाती रहती है, उस पर लगी होती है कलेजी और ये चीजें, वो एक साइड पे मम्मी ने किया होता है। डेली का ही काम है। बात करें, ये देखिए इतने मजेदार किस्म के कबाब और हमने आप लोगों को सर्व किया, आप लोग खाएं भाई, एंजॉय करें साथ साथ। ऑब्वियसली बिल्कुल हम लोगों ने ऑलमोस्ट इसको कर लिए, बट द थिंग इज कि मेरे जो फादर होते हैं उनका काम ज्यादातर होता है गोश्त संभालना, क्योंकि बहुत काम होते हैं यार, बहुत मुश्किल काम है ये संभालना और ये टक टुक करना, इनके लिए टक टुक करना बड़ा मुश्किल काम है। तो आप ऐसा करें कि आप अभी इसके साथ इंसाफ करें, आप खाना शुरू कर दें। ये बताएं कि आप लोग के घरों में क्या होता है? आपने तो कहा आप बनाती हैं, उन्होंने कहा कि उनको बनाने का शौक नहीं है खाना पीना, तो घर के जो मर्द हजरात हैं, अब्बा भाई, वो ईद वाले दिन अबू सब कुछ कर लेते। अच्छा, हम उस चीज से फ्री है क्योंकि वो गोश्त काटना, फिर पैकेट बनाना, लोगों के घर भिजवाना, वो सब कुछ अबू कर लेते हैं। इवन मैं कह रही हूँ कि हमारे जो मर्द हजरात हैं वो पकाते भी हैं ईद वाले दिन। जी बिल्कुल, मेरे भाई बहुत अच्छा बारबेक्यू बनाते हैं, टिक्के शिक्के हमें खिला रहे होते हैं, तो अच्छा है। भाई और अबू सब काम कर रहे होते हैं। एक ट्रेंड है आप लोगों के घरों में भी ऐसा होता होगा कि पूरा साल जो मर्द एक गिलास पानी भी खुद नहीं पीते, ईद उल अजहा पे हम देखते हैं एक हाथ में छुरी तो एक हाथ में मसालों के पैकेट, और वो लगे हुए हैं बारबेक्यू बनाने के लिए, और इसी को ढकाया जा रहा होता है। बिल्कुल मर्द ये सारे काम सुनाती हूँ। मेरे जो छोटे मेरा भाई है, वो बनाते एक स्पेशल किस्म का बारबेक्यू, और उन्होंने साथ एक वो रखा होता है मिट्टी की, वो नहीं होती हांडी, और जिसमें वो दबा दबा के रखते हो। हम तरस रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं कि एक दे दो खैर है, कहते नहीं सब एक, अब ये दम पे है, अभी देखेगा तो फिर शायद जरा फील करे, और अगली ईद पे हमें उसमें से वो तरस आ जाए। हम जितना तरस रहे होते हैं उसको देख देख के कुड़ रहे होते हैं कि एक खैर दे दो, ईद घंटे में एक डिश बनती है। ये पता नहीं वो 4-5 घंटे लगाते हैं, और बस इस तरह वो प्रिटेंड करते हैं कि बहुत बिजी है। अच्छा, वो तरस के ना तड़प के वो टाइम निकल जाता है हाथ से, भूख भी मर जाती है, भूख मर जाती है। फिर वो जो हांडी खुलती है, आटा वाटा उसका हटाते हैं, तो वो जब फिर रखा होता है बस फिर कोई नहीं खाता। अच्छा, उनकी आदत में ना दिन ब दिन मतलब हर ईद पे वो होता है, बट ये नहीं है कि उन्हें थोड़ा तरस आ जाए और अपनी आदत छोड़ दे, नहीं, वो और पुख्ता हो गई टाइम के साथ। सही, वो आदत उन्हें इसी में मजा आता है कि सब तरस रहे हैं और मैं पता नहीं ऐसा क्या बना रहा हूँ, तो मैं तो नहीं दूंगा, और वो वाकई नहीं देते। अच्छा, चले बातें तो हम बड़ी चटपटी किस्म की कर रहे हैं, लेकिन क्यों ना हम सितारा की खूबसूरत आवाज में एक हसीन सा नगमा सुने। तो सितारा, क्या ख्याल है आपका? इंतजार कब मस्ता दस्ते गो बले पना श्वेत जमा दस्ते गो, इंतजार कब मस्ता दस्ते गो बले पना श्वेत जमा दस्तर गो, बले पना श्वेत जमा दस्तर गो,
कद गुलनो प दुनिया कम नजर, कद गुलनो प दुनिया कम नजर, मिसाल में निष्ठा दर्शना दस्तैगो, बलेपना श्वेत जमा दस्तैगो, इंतजार कब मस्ता दस्तैगो, बलेपना श्वेत जमा दस्तैगो, बलेपना श्वेत जमा दस्तैगो। ये आपके लिए कैसा लगा आपको? सितारा की आवाज़ जब से ये आई है, तब से मैं भी आई हूँ शोबिज में, तो हम दोनों का एक ही स्टार्ट है, एक ही टाइम का, और तब से मैं डे वन से मैं सितारा की फैन हूँ। अरे भाई फैन तो आपके सामने रहती हूँ। सितारा उर्दू में गाती है तो पता नहीं चलता कि ये कोई पश्तो गाने वाली है, अगर पश्तो गाती है तो पता नहीं चलता कि सितारा को एक लफ्ज पश्तो का नहीं आता, और सितारा पश्तो इतने तरीके से लफ्ज अदा करती है। तो अच्छा, इसके अलावा सराइकी में माई भी मैं खीनो अखा, ओ वाह, अभी हम सराइकी वाला गाना सुनेंगे आपसे। तो वो सितारा की तो अलग ही बात है। मैं तो सितारा को ये कहती हूँ कि मेरी जान यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलो, इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच जाओगी, मगर सितारा यहीं पे खुश है मेरी तरह, क्योंकि हम दोनों ही बाहर नहीं जाते, हमने केटी के लिए काम करना है, अपने कहते हैं अपनी सरजमीन को, अपनी लैंड को सर्व करना, ये बहुत बड़ी बात है। कंपटीशन करना है। सितारा इन्होंने तो एक नई और खूबसूरत बात हमें बता दी, सराइकी। भाई आपने हमें उर्दू सुना दिया, आपने हमें पश्तो की इतनी खूबसूरत अभी अपनी आवाज आपने सुनाया। सराइकी को तो बड़ी मीठी जबान कहा जाता है। हाँ जी, हाँ जी। बताइए सराइकी में क्या सुनाएंगे आप? जो इन्होंने कहा वही सुना। बिल्कुल माए नी मैं किनू आखा, माए नी मैं किनू आखा, दर्द विछोड़ दा हाल नी, माए नी मैं किनू आखा, दर्द विछोड़ दा हाल नी, माए नी मैं किनू आखा, दुखां दे रोटे सूला दा सारन, दुखां दे रोटे सूला दा सारन, आही दा बालन बालनी, माए मैं किनू आखा, दर्द विछोड़ दा हाल नी, माए मैं किनू आखा। और वाकई जैसे कि मैडम ने कहा कि जब गाती हैं सितारा तो आप ये नहीं कह सकते कि वो मखसूस जबान कौन सी है जिसमें वो बेसिकली गाती हैं। तो जैसे आपने इनकी पश्तो की गायकी अभी सुनी, उर्दू की सुनी, सराइकी की सुनी, सभी में इंतहाई मिठास, इंतहाई खूबसूरती, खनक है। अल्लाह ताला आपकी इस तरन्नुम को और भी कहते हैं ना कि आवाज की गोयाई आपको अता करे और आप इसी तरीके से हम सबकी समातों में रस घोलती रहें। तो जनाब सितारा की खूबसूरत आवाज हमने सुनी और अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पे, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, हम आपको यहीं मिलेंगे इसी चैनल पे। स्टे ट्यून्ड। एक बार फिर शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। और जैसा कि हम ब्रेक पे जाने से पहले गपशप लगा रहे थे और हमारी बातों ही बातों में एक बात हुमा के मुंह से निकली थी कि बचपन की ईद, तो हम इस चीज को रिकॉल जरूर करेंगे। कहते हैं ना मेरे बचपन के दिन सबसे खूबसूरत दिन वही होते हैं। तो हमारे गेस्ट अपने बचपन के दिनों को कैसे रिकॉल करते हैं और क्या क्या यादें जुड़ी हैं ईद की उनके बचपन के साथ, तो उन्हीं से पूछेंगे। जी बताइएगा इरम, बचपन की ईद कैसी होती थी, क्या करती थी ईदी? अब तो देने की उम्र आ गई, कहीं से मिल भी जाती है उड़ती उड़ती, लेकिन ये बताए बचपन की मिलती है, बहनोई से मिलती है। बचपन की ईदें कैसी थी, क्या याद है? तो बहुत अच्छी थी, क्योंकि
जहाँ पे बचपन था, आज जब हम जिस जगह पे खड़े हैं तो बचपन काफी याद आता है, क्योंकि इतना स्ट्रगल कर लिया, इतना लोगों ने दुखी कर दिया है कि बचपन की याद आई जाती है। और बचपन की ईद ये थी कि झूलों पे जाना, मामू ने मेले लगा करते थे, मामू ने ईदी दे दी, अब्बू ने दे दी, सबने दे दी, और फिर चुपके से कजन्स के साथ निकल के ना घोड़ों पे बैठना, कभी क्या। तो हाँ, और अब्बू हमें कालाम किसी भी जगह आउटिंग के लिए ले जाते। तो अब्बू के मैं अब्बू से हमेशा कहती हूँ कि आपकी जेब पे जो अयाशी की है ना, वो अयाशी हम अभी नहीं कर सकते। तो बचपन में ये खास बात होती है कि आप अम्मा अब्बा का जितना भी लगाओ, मजा आ रहा होता है, तैयार होता है ना। तो अभी की ईद और बचपन की ईद वाकई यादगार होती है, बहुत अच्छी होती है। तो माँ बाप के पैसों से ये माँ बाप के पैसों से अयाशी याद पूरी होती है। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अपने पैसे से ख्वाहिशें नहीं पूरी होती। बिल्कुल जी। नताशा, आप बताइएगा, आपके बचपन की ईद कैसी थी? गाँव की ईद कितनी डिफरेंट होती है? अब कितना डिफरेंस लगता है शहर की ईद के साथ? और फिर जवानी और बचपने को देखा जाए तो बेस्ट क्या याद थी? जो सबसे अगर मैं बड़ी की बात करूं तो जाहिर सी बात है, मतलब हमें अच्छा लगता था कि डेडी बाहर वो कुर्बानी होती थी, मम्मी कपड़े पहनाती थी हमें, हम बाहर खड़े होते थे, वो गाय को जैसे ज़िबा करते थे, हम वो देखते थे। बड़ा मजा आता था, एक इत्तेफाक था, प्यार था लोगों में, हम एक दूसरे के घर जाते थे। अब जब जवानी की ईद में देखती हूँ ना, तो अब मोस्टली ये होता है कि काम से थकी हुई होती हूँ, अपनी लाइफ इतनी मेरी फजूल सी बोरिंग सी लाइफ हो गई कि जब मैं घर जाती हूँ तो मैं सुकून और आराम के लिए जाती हूँ। तो मोस्टली ये होता है कि जब मैं उठती हूँ तो डेडी मस्जिद से, बड़ी थी, मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, मस्जिद से आए होते हैं और कुर्बानी हुई होती है, बस मैं उठ के सबके गले लगी हुई। बचपन में क्या होता था? वो दुम्बे बकरे की रस्सी लेके उसको घुमाने का सीन होता था। बाहर खड़े होते थे, गाय बाहर होती थी, उसके लिए खड़े होते थे, बहन भाई साथ में होते थे, बड़ा मजा आता था, हम बड़ा एंजॉय करते थे उस टाइम। मतलब बहन भाइयों में भी प्यार और इत्तेफाक एक साथ होना। अभी दिल चाहता है घर पे कभी कुर्बानी का दुम्बा आया हो तो वही रस्सी पकड़ो और उसको वही। कामचोर बहुत ज्यादा हो गई हूँ ना मैं, बचपन में इतनी कामचोर नहीं थी, अभी मैं बहुत कामचोर हूँ। इस डर के मारे हाथ नहीं आगे करती कि कोई काम न थमा दे, बस पीछे हटती हूँ मैं मशहूर इस चीज पे हूँ ना। तो ये चीजें होती हैं। अब थोड़ा सा ये कि अब अगर मैं जवानी की देखूं तो वैसे हम एंजॉय नहीं करते जैसे हम बचपन में करते थे, बस कपड़े भी नहीं पहनते यूजुअली। एक तो मैं मोस्टली वो उस टाइम ये बात कर रही थी मैम कि कपड़े ले लेती हूँ मैं ईद के लिए, बट पहनती मैं ऑफिस के लिए हूँ। लेकिन फिर बात इधर लेके आती हूँ वापस, जब अम्मा तैयार तो कर देती थी ईद पे। सितारा, आप बताइएगा, बचपन की ईदों में और अब की ईद में क्या फर्क नजर आता है और यादगार क्या था बचपन की ईद में? ईदें बचपन में ही हुआ करती हैं, ईदें बचपन में हुआ। हाँ, अभी सितारा हमें बड़ी जो है ना वो फिलोसफिकल चीजें बता रही है। नहीं, मैं अपने आप को एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ जो होता है। बचपन में आप बेफिक्र होते हैं, जहाँ मर्जी चले जाएं, ईदी मिल गई, आप बाहर चले गए अपने कजिन्स के साथ, खा पी लिया, एंजॉय किया। बड़े हो जाएं तो बस नहीं होता ना। हाँ बिल्कुल इसी तरह। कभी हुआ बचपन में मेरी पसंद का बकरा लेके आएंगे जमा करके। बात मेरे माइंड में है कि बकरा ईद पे ना कंपटीशन बहुत होता था, और अपने वो गाय बैल को बकरे को सजा के ले जाना, अच्छा उसका कैसा है, हमें बड़ा सस्पेंस रहता था। अपनी बैल को अभी तक मेहंदी लगाती हूँ। अच्छा जी, मेहंदी लगाना, अगर सर्दी माता पट्टी लगाना। अच्छा अगर सर्दी है तो हम जा के ब्लैंकेट और पता नहीं किधर से चादर उठा के उसके ऊपर डाल के उसको ऐसे बिठाया होता था, जैसे पता नहीं किधर से आ रहे हैं। कुर्बानी के जानवरों की खिदमत भी बच्चे बड़े बड़ा हमने किया हुआ है बचपन में। किसी ने चारा खिलाने की ड्यूटी होती है तो कोई बच्चा पानी पिलाना। और एक चीज शाम रात की मैं बहुत मिस करती हूँ कि मदर तो एजुकेटेड थी और डिजाइन बना सकती थी, बट हमें ना एक मेहंदी लगाई जाती थी ऐसे करके पैरों पे भी, और फिर उससे ना न्यूज़पेपर लपेटा जाता था, फिर कपड़ा, तो वो हम ना पूरी रात यूं होते थे, और वो ना हम करवट बदल सकते थे, और वो हम एक्साइटमेंट भी बड़ी होती थी, और सुबह खोल के और उस पर तेल शेल लगाते थे। अब ये चीजें नहीं है, तो मिस करते हैं कि वो पता नहीं क्या हो रहा होता था। अच्छा ईद के दिन पर्स डाल के उससे जितनी ईद मिल रही है तो पता नहीं हम इतनी आइसक्रीम क्यों खाते थे ईद के दिन। ये चीजें अच्छा जा रहे हैं आइसक्रीम दे रहे हैं, बस ये एक हॉबी होती थी ईद पे। लेकिन ये सारी बड़ी स्वीट मेमोरीज हैं, बहुत खूबसूरत मेमोरीज ईद के दिन होती थी, मतलब स्पेसिफिकली हमारे घर में कि मदर लेके जाती थी बाजार चांद रात के दिन रात को, क्योंकि वो देर तक बाजारें खुली होती थी, तो एक हाथ में रेड कलर की
चूड़ियां और दूसरे हाथ में ग्रीन कलर की चूड़ियां. आई डोंट नो कि इसमें क्या लॉजिक था. पहनते हम अपनी मदर की मर्जी से ही होते थे, तो पता नहीं इसमें क्या लॉजिक था. ड्रेसेस हमारे चेंज होते थे, बट रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन हमारा बचपन में मेरी हर चीज मैचिंग. यानी कि अगर गोल्डन मेरा फ्रॉक है तो उसके साथ गोल्डन शूज, गोल्डन चूड़ियां, सब कुछ गोल्डन. मैंने खुद को गोल्डन पर ही बनाया होता था. तो ये है कि बचपन से मुझे थोड़ा सा मैचिंग का बड़ा वो है, मेरा माइंड बड़ा. तो अभी ये वो शौक कहाँ पहुंचा? अभी तो काफी आगे चला गया. अभी काफी आगे चला गया. तो ये इनके बचपन को देख के लग भी रहा है कि बड़ा सीक्वेंस सारी मैचिंग हुई है. चलिए, वो ईद पे वैसे तैयार कह रही है कि मैं घर पर हुई, तो हमारे यहाँ आप ईद मनाने आई हैं तो बहुत अच्छी सज धज के आई. हाँ, जाहिर बात. मैंने मैडम नूरजहान की तरह देखी, फूल शूल भी लगाए. मैंने थोड़ा सा वो ईद का थोड़ा सा ज्यादा ही माहौल बना लिया. हाँ, तो ईद पे ईद जैसा ही माहौल होना है. हाँ जी, बिल्कुल जी. अच्छा, तो मैं अगर अपनी आप लोगों को थोड़ी सी शेयरिंग करूं जो मेरी बचपन की ईद थी, तो मुझे हमेशा से ये होता था कि हमारे एरिया में एक ऊंट आता था. तो सारे बच्चे जो है ना, उनके लिए वो एक बड़ी ही कोई अजीब सी, उनको लगता था कि कोई मखलूक आ गई, क्योंकि पूरा साल तो हम ऊंट बाजारों में देखते नहीं थे. तो पूरा इलाका पीछे पीछे और वो ऊंट आगे आगे. और वो ऊंट का जो मालिक होता था वो हमें कहता था कि बस कर दो, अभी ईद में काफी दिन है. और हम उसके इतने नाक में दम करते थे ना कि बस बच्चों ने एक ही उनका होता था कि स्कूल के बाद ऊंट वाले घर के पास जाके खड़े होना है. तो वो एक हमारी बचपन की मेमोरी है कि ऊंट को देखने के लिए जाते थे. हमारे घर पे जो है ना ये बकरे आए, लेकिन वो कभी बकरे घर पे आई नहीं. अब बड़ा जानवर घर पे आता था. तो अब आके वो बड़े जब हम हुए हैं तो मैंने वो ख्वाहिश पूरी करनी शुरू की है कि एक दुम्बा जरूर होना चाहिए, जो कि हाँ आप एटलीस्ट उसके पास खड़े होकर उसको प्यार कर सको. तो आप बताएं, आप कुकिंग करती है या नहीं? मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ. मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ और मैं हर तरह का खाना बना लेती हूँ. हर तरह का? बिल्कुल. सबसे अच्छा क्या बना लेती है? सबसे अच्छा मैंने बताया, मैं हर तरह का. उल्टा हो गई ना, मैं अभी आपसे इंटरव्यू ले रही हूँ. हाँ, ये देखिए कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके जो मेहमानान निगरानी होते हैं ना, वो आपसे सवालात पूछने लग जाते हैं. तो लेकिन ये अच्छा है, हम भी अपनी चीजें हमारे व्यूअर्स के साथ, देखने वालों के साथ शेयर करते हैं, बिकॉज हम सब एक फैमिली की तरह, और हम सबको पता होना चाहिए कि हम लोगों की जो चॉइसेस हैं, ट्रस्ट है, वो किस चीज में है और किसमें नहीं है. एक मरतबा फिर से चलेंगे सितारा यूनिस की तरफ. बातें हमने बहुत सारी कर ली, गपशप ढेरों ढेर कर ली. ईद के हवाले से हमारे गेस्ट जो हैं वो किस तरीके से एंजॉय करते हैं या उनकी मेमोरीज क्या थी, हमने शेयर किया. सितारा की तरफ जाएंगे और उसके साथ साथ हम सितारा की खूबसूरत आवाज के साथ आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे. एक मैसेज भी है और वो ये है कि जैसे आप सबको मालूम है, एक मरतबा फिर से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में और पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि कोविड के केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं. तो इस ईद पर भी हमारा ये मैसेज है, आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज ख्याल रखिए अपना, अपने आसपास के लोगों का. जो कोविड की SOPs हैं उन पर अमल कीजिए ताकि ये वबाई मर्ज एक मरतबा फिर से हमारी जिंदगियों को बेरंग न करे. तो इसी मैसेज के साथ हम सितारा की खूबसूरत आवाज से अपने आज के इस ईद शो का इख्तिताम करेंगे. जी सितारा, ओवर टू यू. निगारा की दक दूर मुजरब दफारा
عقیدت جمهور خدا دادا خدا تقدر غاڑا پھینک دے تقدر غاڑا پھینک دے ملنگ یارا عقیدت جمهور مزرب دفارا عقیدت جمهور مزرب دفارا عقیدت جمهور ईद का असल मजा अपनों की खुशियों में है। तो इस खास दिन अपनों के साथ बड़ी ईद का असल मजा बांटो। ईद मुबारक। आपकी खुशियों को दोबारा करने के लिए एक बहुत ही प्यारा सा पैनल यहाँ बुलाया जाए, प्यारे से मेहमान यहाँ पर बुलाए जाए। मैं अपनी बड़ी ईद को अवाम के नाम करता हूँ, मैं बड़े ईद नहीं मनाता हूँ। इस बार थोड़ा सा मैंने देखा है कि थिंग्स आर ओपनिंग अप, लोग अब मिलते हैं और वो अच्छी शुक्र है वो दोबारा से एक ईद वापस आ रही है। बेसिक चीज भी यही है कि आप जो खुद करो वो दूसरे के लिए भी करो, खुशियाँ तो बांटने से बढ़ती। पूरा महीना मेहनत करके वधिया ढिड घटाई जाए तो फिर एक मुफ्ती दावत खा के उठन लगे ढिड शरीफ नूं किस्तां विच उठाई जाए, बैठन लगे मेज दे उत्ते इहनूं वख बिठाई जाए, छोटे छोटे बच्चियां कोलों ढिडल तक खवाई जाए।
जब भी ईद होती है उसी दिन फूल खिलते हैं, उसी दिन ईद होती है। इसमें जो गाना लिखा कितने साल लगे हो रहे हैं, मतलब शेर देखे कि तुम्हारा चेहरा देखा। नहीं, चांद की बात कर रही हूँ आपकी। चांद क्या लोग हमसे मिलते डरते हैं कि पागलों के डॉक्टर, लोग क्या साइकोलॉजिस्ट है, जिससे प्यार होता है आप उसको कुर्बान करना, ये एक सुन्नत इब्राहिमी है। वो बंदों ने उठाया है, मुझे रश था और वो कंधों पे ना एक कंधे से दूसरे, मैंने कहा यार ये मुझे नीचे फेंक देंगे। बचपन की ईद अच्छी होती थी इसलिए कि सबसे ईदी नहीं अब देनी पड़ती है। मेरी तरफ से तमाम टीचर्स को, मेरे रिश्तों को, परियों को, बेटों को, बेटियों को ईद मुबारक। अयाम अपने साथ अखुवत, भाईचारे, दोस्ती, रवादारी और बिलखुसूस कुर्बानी का पैगाम लेकर आए हैं। हम एक दूसरे को मिलेंगे ना तो नीचे अवाम में जो हमारे पीछे फॉलोअर्स होते हैं MNAs MPs के, उनके अंदर जो तलखियां हैं वो भी कम होती हैं। चूड़ियां पौंदियां नाले मेहंदी रंग दिया ईद लग आ गई। मैं ईद वाले दिन जो है ना स्वीट डिश जो है घर में जो भी डेजर्ट बनती हैं वो मैं खुद बनाती हूँ। बांटने वाला काम जो है ना ये घर की खवातीन का है, हमारा काम है सिर्फ खाना। ये जान भी तुम्हारी है, तेरी बाहों में दम निकले, हसरतें हमारी है, दिल की है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ जावेद इकबाल। ईद उल अजहा बहुत बहुत मुबारक। किस कदर तकलीफ की बात है कि इख्तिलाफ राय के लिए आपके पास कोई हर्फ नहीं बचा सिवाय गाली। इनकी बात बिल्कुल ठीक है लेकिन बहुत मुश्किल उर्दू है, मुझे आधी समझ आई, आधी नहीं, लेकिन बात मुझे समझ आई है। ट्रांसफार्मर का लिंक खराब हो गया जी, MNA साहब आप किधर है? ये देखें ना हमारा ट्रांसफार्मर खराब हुआ है। यार बिजली का काम है। जो लोग हमारे लिए शहादतें दे रहे होते हैं, जो बॉर्डर्स पे खड़े होते हैं, हम यहाँ बैठे हैं लेकिन बॉर्डर्स पे ईद के दिन भी आज भी हमारी आप महफूज होते हैं उन फौजी भाइयों की वजह से। 71 की जंग की हालत से अगर पाकिस्तानियत वापस आई है तो खुदा का वास्ता पाकिस्तान टेलीविजन को कुछ तो क्रेडिट दीजिए। मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, गीले गीले पाकिस्तान, इससे हमारी रगों में सरायत करा है। मुल्क भर में ईद उल अजहा आज मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद और खुले मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात, सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी, ईद के मौके पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क के इस्तेमाल और समाजी फासला यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा लाहौर में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज भी हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क कौम की खुशहाली, तरक्की और सलामती के लिए दुआ, लोगों को ईद की दिली मुबारकबाद पेश। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कराची में नमाज ईद अदा की। मुल्क कौम की खुशहाली, तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। नमाज ईद की अदायगी के बाद सदर ममलकत ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को टेलीफोन, ईद उल अजहा की मुबारक पेश।
दोनों कायदीन का एक दूसरे के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार। वज़ीर आज़म और सदर ममलकत की पाकिस्तानियों समेत तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। यतीमों, बेवाओं, बेकसों और नादारों की मदद करके हम इस अजीम दिन का हक अदा कर सकते हैं। मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब और बारिशों से मुतासरा अफराद की गम गुसारी हमारा फर्ज है। मोहम्मद शहबाज शरीफ और डॉक्टर आरिफ अलवी का ईद उल अज़हा के मौके पर पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। मोहम्मद शहबाज शरीफ और इब्राहिम रईसी की एक दूसरे के मुल्क के दौरों की दावत।